एक जनरल थोड़ा सा एक बार समझो फिर नोट करते हैं। ये एक पेंडुलम है, राइट। इसको जब हम हवा में ऑसिलेट कराते हैं तो हमने क्या किया, इसको ऐसे ऑसिलेट किया और छोड़ दिया। ये ऑसिलेट होता रहेगा, धीरे 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 रुक जाएगा फाइनली, ठीक है, राइट। पहले ये इतना जाएगा, फिर उसके बाद इतना जाएगा, फिर इतना, फिर इतना, एंड धीरे 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 ये रुक जाएगा, राइट। क्यों रुक जाता है ये? क्योंकि इट मूव्स अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव करते हैं तो इसकी एनर्जी लॉस हो जाती है अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। एंड वो एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ना तो मास चेंज होता है ना फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। एनर्जी चेंज कम होगी तो क्या चेंज होगा? एम्पलीट्यूड। तो इसलिए धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ एनर्जी, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड देन फाइनली इट डाई आउट। इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। विच ऑसिलेशन? डैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट। अब अगर हम इसको, ये प्रॉपर्ली नोट करेंगे बाद में, अगर हम इसको वैक्यूम में ऑसिलेट कराएं तो क्या होगा? तो ये कभी रुकेगा नहीं, इट विल कीप ऑसिलेटिंग ऑलवेज, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, राइट। उसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड, राइट। अब ये तो वे फ्री ऑसिलेशन, फ्री यानी अपने आप। अब एक होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। व्हाट इज दैट? मैं इसमें ऐसे पेंडुलम बांध दूं और फिर इसको मैं ऐसे 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 करता रहूं, सो दैट इज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो जब हम ऑसिलेशन फोर्स कर रहे हैं, मैं एप्लीकेशन ऑफ ए पीरियडिक फोर्स, राइट। याद करो जब हम पेंडुलम पढ़ रहे थे, सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम कर रहे थे, तो मैं हमेशा बात कर रहा था नॉन पीरियडिक फोर्स की, क्योंकि जो पीरियडिक फोर्स होती है वो ऑसिलेशन को चेंज कर देती है, चाहे कोई भी ऑसिलेटर हो, राइट। तो जब ऑसिलेशन पीरियडिक फोर्स से होते हैं, अपने आप नहीं होते, यानी नेचुरल नहीं है। एक हो गया नेचुरल या फ्री ऑसिलेशन, और ये हो गया फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो जो ऑसिलेशन हम फोर्स करते हैं, ऐसे हिलाते रहो, अपने आप हिलता रहेगा, सो इन ऑसिलेशन को हम फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, राइट। सो फ्री, फोर्स्ड, डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, राइट। ये ऑसिलेशंस हमको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। are the oscillations in which amplitude remain constant, in which amplitude remain constant, right, with time. This is time, ये हमारा हो गया प्लस ए और ये हो गया माइनस ए, राइट। एंड ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस का ग्राफ हो गया। एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन, when an oscillator move in resistive medium, as pendulum in air,
it loses its energy to overcome resistance this gradual decrease in energy result in decrease of amplitude with time. ये हो जाएगा ग्राफ ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जा रहा है टाइम के साथ। राइट, इसमें जो हमें याद रखना है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज एक्सपोनेंशियली with time second frequency of oscillation is slightly lesser than natural undamped oscillation. Let resisting force equals BV, राइट। ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? याद करो, हमने एयर रेजिस्टेंस विस्कस ड्रैग पढ़ा था। विस्कस ड्रैग अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ कितना होता है? 6 पाई एटा आर वी। तो ये कांस्टेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, और वी क्या हो गई? स्पीड, राइट। बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट। ये डैम्पिंग कांस्टेंट डिपेंड करेगा कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मीडियम के ऊपर, शेप के ऊपर, राइट, शेप के ऊपर और मीडियम के ऊपर। ओके, देन फोर्स ऑन ऑसिलेटर, हाँ, V इज वेलोसिटी। फोर्स ऑन ऑसिलेटर F इज इक्वल टू, रेस्टोरिंग फोर्स तो होगी माइनस के वाई, और एक ये और एडिशनल फोर्स आ गई, कौन सी? डैम्पिंग फोर्स। सो दैट इज माइनस बी वी। ओके, अब F इज इक्वल टू एम ए प्लस बी वी प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। Acceleration is double differentiation of displacement, velocity is differentiation of displacement, और m d2y by dt square plus b dy by dt plus ky is equal to 0। देखो, नेचुरल ऑसिलेशन में कितना पार्ट आता है? सिर्फ इतना, है ना। नेचुरल ऑसिलेशन में सिर्फ इतना आता है, और ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में ये एडिशनल हो गया। ओके,
It is a second order differential equation. बिल्कुल जैसे हम इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन पढ़ रहे थे, ये भी वही है. इट इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन solution of which is y is equal to a naught e minus bt by 2m sin omega t plus phi. Where omega is equal to root k by m minus b by 2m square. Right? वो एक्सपोनेंट, वो जो लॉग के रिथ में होता है, ये एक्सपोनेंट. राइट? Now this shows amplitude decrease exponentially. ये एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है. और एक्सपोनेंशियली मैं बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, पहले एक सेकंड में अगर हाफ हो गया तो नेक्स्ट एक सेकंड में उसका हाफ हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एक सेकंड में उसका हाफ हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल चेंज. एक्सपोनेंशियल चेंजेस मल्टीप्लाई होता जाता है या डिवाइड होता जाता है. जैसे एक दिन में डबल हो गया, अगले दिन में फिर उसका डबल, फिर उसका डबल. सो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल चेंज. राइट? तो दिस शोज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. एक मिनट रुक. दिस शोज एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी. नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रूट के बाई एम. नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है रूट के बाई एम, और इसमें एक फैक्टर और आ गया माइनस बी बाई 2m स्क्वायर. ओके, व्हाट आई वाज सेइंग कि वैसे होती है इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5. ये होती है ना इक्वेशन. बट इस केस में क्या है, ये एक्स्ट्रा है. इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट. एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल चेंज होता है जो मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है. लाइक जैसे एक सेकेंड में एम्पलीट्यूड अगर हाफ हो गया तो अगले एक सेकेंड में उसका हाफ हो जाएगा, फिर अगले एक सेकेंड में उसका हाफ हो जाएगा. समझ गए? सर जैसे एम्पलीट्यूड 4 है, उसका हाफ हुआ तो वो 2 हुआ, ऐसा तो उसका भी हाफ हुआ तो फिर वो कम हो गया क्योंकि एनर्जी लॉस हो गई. डैम्पिंग मीडियम रेजिस्टेंस में है ना, एयर रेजिस्टेंस है तो उसमें एनर्जी लॉस हो गई. एनर्जी लॉस हो गई तो एम्पलीट्यूड कम हो गया. राइट? सर एक और चीज पूछनी थी. पूछ. सर आपने रेजिस्टिंग फोर्स वीटी इक्वल क्यों लिया? रेजिस्टिंग फोर्स, यस सर. रेजिस्टिंग फोर्स होते हैं विस्कस ड्रैग. विस्कस ड्रैग होता है, स्टोक्स लॉ में पढ़ा था 6 पाई एटा आरवी. ओके, इसमें ये कांस्टेंट होता है, इसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं. सो दिस कम्स आउट एज बीवी. ओके सर. डन? सर फिर सर बी की वैल्यू भी तो 6 बाय एनआरई होगी ना? हाँ, ये एक्चुअली ये वैल्यू होगी सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए, लेकिन अगर कोई और टाइप की बॉडी है तो और होगी, वो हम स्टडी नहीं करते, तो इसलिए हम सीधे सीधे डैम्पिंग कांस्टेंट लिख देते हैं. ओके सर. ओके, सर एक और पॉइंट पूछना था. पूछ पूछ जल्दी पूछ. सर आपने इससे पहले लिखवाया था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन स्लाइटली लोअर देन नेचुरल अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, तो जैसे वो नहीं समझ
क्या दोबारा बोल। सर आपने इससे पहले क्वांटिफाई था ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन जो होती है कंटेंट ऑक्सीलेशन से लोअर होती है, हाँ स्लाइटली लोअर, तो स्लाइटली लोअर का क्या मीन है? देखो, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में ओमेगा होता है √k/m, ओके, नेचुरल। और ये आता है, ये आया इतना, इतना कम हो गया ना उसमें से, ओके, इतना कम हो गया तो इसलिए उससे कम होती है। और ये जो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता ये। ओके सर। डन, यस सर। राइट। नाउ फ्री ऑसिलेशन, फ्री और नेचुरल ऑसिलेशन। When an oscillator when an oscillator after displacement left free and it continue oscillation on its own, it's called natural or free oscillation. It's called natural or free oscillation. Right? Frequency of oscillation is called natural frequency, जो हमने कैलकुलेट की थी पिछली क्लासेस में, इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। Depend on shape, size of object. राइट तो फ्री ऑसिलेशन क्या होता है? आपने ऑसिलेटर को एक बार एनर्जी देके छोड़ दिया। एनर्जी देने में आप कैसे भी कर सकते हैं, आप इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दो या वैसे फोर्स लगा दो। एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया तो एक बार एनर्जी लगा के छोड़ दिया और उसके बाद वो अपने आप ऑसिलेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल ऑसिलेटर। राइट, नेचुरल ऑसिलेशंस, और वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है उसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और ये वही फ्रीक्वेंसीज है जो हमने डिफरेंट सिस्टम में कैलकुलेट की, लाइक पेंडुलम के लिए, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, जिसके लिए भी कैलकुलेट की। राइट, now forced oscillation are the oscillations performed in presence of periodic force। एक कोई भी पीरियडिक फोर्स क्या, जो चेंज होती रहती है डायरेक्शन में भी, मैग्नीट्यूड में भी। राइट, विद टाइम जो फोर्स चेंज होती रहती है उसको हम बोलते हैं पीरियडिक फोर्स। लाइक मैं ऐसे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो दिस इज कॉल्ड ए पीरियडिक फोर्स, एक पीरियडिक फोर्स। एंड द ऑसिलेशंस परफॉर्म अंडर इन प्रेजेंस ऑफ पीरियडिक फोर्स। राइट, amplitude of these oscillation is large
and frequency of oscillation is same as frequency of force। एक बार मैं कंप्लीट कर दूंगा फिर पूछना जो भी पूछना। यानी जो ऑसिलेटर है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है और वो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है उससे ऑसिलेट करता है, राइट। क्या होगा, अब हम एक पेंडुलम है, सपोज उसकी फ्रीक्वेंसी, पेंडुलम है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, यानी दैट विल मेक 10 ऑसिलेशन पर सेकेंड। मैंने एक फोर्स लगाई जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, तो पेंडुलम 20 हर्ट्ज से ऑसिलेट करेगा, 10 हर्ट्ज से नहीं ऑसिलेट करेगा, राइट। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन एक डिफरेंट फिनोमेना हो गया, उसमें हम ऑसिलेटर का अपना कुछ नहीं है, जो भी है फोर्स का है, करेक्ट। नाउ दो नॉट इन सिलेबस, स्टिल आई एम डूइंग एनालिसिस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। Right, let periodic force equals F naught sin omega t। नहीं, क्लॉक में फोर्स्ड ऑसिलेशन नहीं होती, क्लॉक में नेचुरल ऑसिलेशन होती है। लेट पीरियडिक फोर्स इक्वल्स F naught sin omega t, राइट। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स कितने हो गए, ओमेगा, ओमेगा यूज किया ना हमने, राइट। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है बट हम इसको जनरल टर्म्स में फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी और ओमेगा एक ही बात है, ओमेगा इज व्हाट 2 पाई ऑफ फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो इसलिए ओमेगा को हम जनरली फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात कर लेते हैं। लेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यानी जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी थी वो ओमेगा नॉट थी और जो हमने फोर्स लगाई उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो ऑसिलेटर किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, ओमेगा से। ऑसिलेटर कौन सी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, ओमेगा से, ओमेगा नॉट से नहीं करेगा, राइट। अब इसमें इक्वेशन देखें, फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन ऑसिलेटर कितनी होगी, on oscillator in resisting medium, यानी डैम्पिंग भी है। अगर डैम्पिंग भी है तो क्या क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस के वाई होगा, ये तो जनरल रेस्टोरिंग फोर्स, देन माइनस बी वी, ये डैम्पिंग वाली फोर्स, ये तो अपोज कर रही है और जो सपोर्ट कर रही है वो एफ नॉट साइन ओमेगा टी, जो हम लगा रहे हैं मोशन के लिए, सो दैट इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें, एफ प्लस बी वी प्लस के वाई इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, एंड ये बनेगी इक्वेशन एम डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। अभी जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन में किया था सेम वही है, बस सिर्फ एक पैरामीटर ऐड हो गया, कौन सा, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज y is equal to a sin omega t plus phi। y is equal to a sin omega t plus phi। अब इसमें एम्पलीट्यूड कितना हुआ, वेयर a is equal to f naught by m upon under root
ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी ओमेगा अपॉन 2m स्क्वायर. So this is what is the amplitude of oscillation. ठीक है, इसमें 1 मिनट 2 नहीं आएगा. बी ओमेगा अपॉन एम स्क्वायर. अब आप इसको देखो, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा नॉट. ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ये फोर्स की फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस हो गया, राइट. एम्पलीट्यूड कितना होगा वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है नॉर्मल उससे, करेक्ट. और फ्रीक्वेंसी क्या आई, यहां साइन के साथ कौन सा टर्म्स है, ओमेगा. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर कौन सी हुई, ओमेगा. यानी किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से. ठीक है बच्चों. रेजोनेंट ऑसिलेशन. are forced oscillation in which frequency of force and natural frequency of oscillator are equal. That is omega is equal to omega naught. अभी हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ा, उसमें फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या थी, ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर क्या थी, ओमेगा नॉट. जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो फोर्स्ड ऑसिलेशन को हम रेजोनेंट ऑसिलेशन बोलते हैं, राइट. उसमें क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन को रेजोनेंट ऑसिलेशन बोलते हैं, करेक्ट. एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन are large which become infinite in absence of damping. In absence of damping. अगर डैम्पिंग नहीं है तो इनफाइनाइट ऑसिलेशंस होंगे. अगर डैम्पिंग नहीं है, कैसे, देखो, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है. अब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर हो गया, ये दोनों तो इक्वल हो गए ना रेजोनेंट ऑसिलेशन में. ये दोनों इक्वल हो गए तो ये पार्ट तो जीरो हो गया. ठीक है, ये पार्ट जीरो हो गया, ये हटा दो. अब ये बी भी जीरो कर दो तो क्या हो जाएगा, अगर बी को भी जीरो कर दो तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा ना, राइट. तो डैम्पिंग कांस्टेंट, अगर डैम्पिंग नहीं है तो रेजोनेंट ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होता है, लेकिन अदरवाइज भी लार्ज होता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी तो दोनों इक्वल हो गई, तो एम्पलीट्यूड लार्ज होता है. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस अगर आप ऑब्जर्व करो अर्थक्वेक, ड्यूरिंग अर्थक्वेक. ठीक है, उससे पहले एक चीज बताता हूं. जितने भी ऑब्जेक्ट है ऑन द अर्थ, सबकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, चाहे वो कुछ भी है. ठीक है, हमारी भी, हम भी जब ऑसिलेट करेंगे तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे. हर सिस्टम की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है डिफाइंड, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी. वो डिपेंड करता है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज पे,
ठीक है, यानी मीडियम कैसा है, शेप कैसी है, साइज क्या है, उन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। करेक्ट। तो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है। अब मान लो अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक इज व्हाट? सेस्मिक वेव्स फ्लोइंग इनसाइड द अर्थ। वेव्स है, तो वो क्या है? फोर्स करती हैं सिस्टम को ऑसिलेट करने के, तो उससे एक पीरियडिक फोर्स प्रोड्यूस हुई, और वेव्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो जिस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी उनसे मैच कर जाएगी वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी उनसे मैच कर जाएगी तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा क्लोज होगी एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा होगा। तो अब एक बिल्डिंग आप सोचो ऐसे खड़ी है और वो ऐसे ऑसिलेट करने लगे तो गिर जाएगी ना। एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट से आप ज्यादा डिस्प्लेस करोगे तो गिर जाएगी। तो दैट्स व्हाई ड्यूरिंग अर्थक्वेक डिस्ट्रक्शन होता है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो सोल्जर्स होते हैं उनको ब्रिज पे मार्चिंग करना अलाउड नहीं होता सोल्जर्स को। क्यों? उनके पैर रिदम में जाते हैं, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पे। ग्राउंड पे जो फोर्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे लगेगी, एक क्विक मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे उनके पैर नीचे आते हैं ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्चिंग ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो ब्रिज ब्रेक हो जाएगा। इसलिए ऑन द ब्रिज सोल्जर्स को डिसबर्स कर देते हैं, मार्चिंग करना अलाउ ही नहीं करते। राइट। एंड जो अभी तक का एक मेजर डिजास्टर हुआ है बिकॉज ऑफ रेजोनेंट ऑसिलेशन, जापान में एक ब्रिज बना था समुद्र के ऊपर। ठीक है, और वो ब्रिज बनने के कुछ ही महीने के अंदर टूट गया था, पूरा का पूरा ब्रिज। रीजन बिहाइंड दैट, जो सी वेव्स होती हैं उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है सी वेव्स की, और उन वेव्स से एयर की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है वही वहां पे एयर की फ्रीक्वेंसी होती है। अब वो एयर जाके ब्रिज से कोलाइड करती है, तो वो बार बार ब्रिज के ऊपर एक फोर्स लगाती है, पीरियडिक फोर्स। अब वो एयर की फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई और ब्रिज कोलैप्स हो गया सिर्फ एयर से। राइट। समटाइम्स यू वोंट सी के वो हवा की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है, हवा की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है, बट इट्स प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, जबकि उसके अंदर फोर्स उतनी नहीं है। ऐसा तभी होता है जब एयर जिस फ्रीक्वेंसी से ब्लो कर रही है वो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। ठीक है, अब हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए क्या करते हैं? देखो, हम एम्पलीट्यूड को एक ही तरीके से कम कर सकते हैं। हम सिस्मिक वेव की फ्रीक्वेंसी तो कंट्रोल कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम एक ही तरीके से एम्पलीट्यूड कम कर सकते हैं, दैट इज बाय द डैम्पिंग। तो हम डैम्पर्स प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग में, लाइक यू वुड हैव हर्ड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग मींस इस बिल्डिंग पे अर्थक्वेक का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इट डजंट मीन अर्थक्वेक आएगा तो मतलब वो हिलेगी नहीं, उसमें हमने इतना डैम्पिंग प्रोवाइड कर दिया। डैम्पिंग हम डिफरेंट लेवल्स पे प्रोवाइड करते हैं। ग्राउंड पे ड्यूरिंग फाउंडेशन डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं, फिर स्टोरीज के बीच में, मतलब हर एक स्टोरी के बीच में डैम्पर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डैम्पर कैसे होते हैं ये समझना है तो क्या करो, कभी किसी ब्रिज के नीचे से जा रहे हो ना, तो ऊपर देखना ब्रिज पे, किसी ब्रिज के नीचे से जाओगे तो ऐसे पिलर होता है और ऊपर ऐसे ब्रिज है। ये पिलर ठीक ब्रिज के कांटेक्ट में कभी नहीं होता। इस पिलर और ब्रिज के बीच में गैप होता है और वहां पे आपको कुछ रखे हुए मिलेगा। दोज आर कॉल्ड डैम्पर्स। ठीक है, डैम्पर्स आर नथिंग दैट इज शॉक एब्जॉर्बर। लाइक एक स्प्रिंग भी डैम्पर का काम कर सकता है। ठीक है, जो शॉक को एब्जॉर्ब कर जाए वो डैम्पर है। ठीक है, फाउंडेशन में हम क्या करते हैं, एक आयरन बार्स का नेट बिछाते हैं। आयरन बार्स ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे नेट बिछाते हैं, सो दैट दे स्टार्टेड एक्टिंग लाइक द स्प्रिंग। ठीक है, डैम्पिंग मैट्स भी बिछाते हैं, पैड होते हैं डैम्पिंग पैड। तो जो बिल्डिंग्स के स्टोरीज के बीच में डैम्पिंग पैड्स यूज कर लेते हैं, एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी के बीच में डैम्पिंग पैड्स यूज कर लेते हैं। ब्रिजेस में भी डैम्पिंग पैड्स यूज करते हैं, डैम्पर्स भी यूज करते हैं।